Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lectures. So आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन जॉइंट इंजरीज एंड पैथोलॉजीज. ठीक है, इस टॉपिक के साथ ही जब ये हम फिनिश करेंगे तो आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम मूव कर जाएंगे अपने 6th चैप्टर पर जो कि होगा द बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल मसल. ठीक है, हम इसके ऊपर मूव कर जाएंगे. सो अभी भी अगर आप लोगों ने अपने लेक्चर्स को सही तरीके से नहीं सुना नहीं है और फिर उन्हें सुनकर आप लोगों ने बुक से नहीं पढ़ा तो काइंडली अब सीरियस हो जाएं. जनवरी आ गया है और आपके मिड्स जनवरी में होंगे. ठीक है, सो काइंडली बी सीरियस और मैं सबको कह रही हूँ ये. सो कॉमन जॉइंट इंजरीज एंड पैथोलॉजीज. इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन को देख लेंगे. जो हमने कल का हमारा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज की जाती है. उसके प्रोसीजर्स बताए हुए थे कि टाइप्स बताई हुई थी कि एक्टिव स्ट्रेचिंग से की जाती है, डायनामिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, देन बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग. ठीक है, बहुत सारी हमने चीज़ें देखी. उसके अंदर लास्ट का जो आपका उसका टॉपिक था वो था प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन. ठीक है, कि एक बताया हुआ था कि इससे भी आप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, सो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो है ये एक क्या है, एक हम इसमें क्या कर रहे थे, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं, साथ वो रिलैक्स भी हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेचिंग भी करवा रहे हैं, साथ उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रहे हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिंग के पहले उन्हें स्ट्रेच किया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करवाया, फिर स्ट्रेच किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कराया, देन वो रिलैक्स होगा, एक नई रेंज आएगी. ऐसे करके ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसे हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन. इट इज अ ग्रुप ऑफ stretching procedures involving alternating contraction and relaxation of the muscles being stretched. ठीक है, इसकी टाइप्स हैं, आगे हम देखेंगे उसको. और आपको यहाँ पे मैंने एक हैमस्ट्रिंग के जो कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल्स इसकी दी हुई हैं. हम बेसिकली हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हैमस्ट्रिंग की हमने हैमस्ट्रिंग अगर आपके टाइट होंगे तो जो मैं भी आपको एग्जांपल दूंगी उसके अंदर क्या है कि हैमस्ट्रिंग टाइट है, हमने उनको स्ट्रेच करना है. ठीक है, जब जाहिर बात है हैमस्ट्रिंग टाइट होंगे तो आपका हिप फ्लेक्शन की रेंज तो अच्छी नहीं होगी ना. हैमस्ट्रिंग आपकी जो आपका बोनी सेगमेंट है उससे आगे ही नहीं जाने देगा, इतना टाइट हो जाएगा. ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर हैमस्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं और सुपाइन लाइन में हम हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करवाएंगे और उस पर ये टेक्निक्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर आगे इसकी टाइप्स हैं. द कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड रोल रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटेगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक और एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. ठीक है, ये हम देखेंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड होल्ड रिलैक्स ये क्या है, प्रोसीजर्स बिगिन विद द पार्टनर अप्लाइंग पैसिव स्ट्रेच टू द हैमस्ट्रिंग्स. ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं, पार्टनर अप्लाइंग पैसिव स्ट्रेच टू द हैमस्ट्रिंग्स followed by active contraction of hamstring against the partner's resistance. ठीक है, अब इस चीज को पहले समझ लें आप कि बेसिकली हम दोनों में काम यही करेंगे. हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और होल्ड रिलैक्स सबसे पहले जो इकट्ठा इसको ब्रीफ किया हुआ है कि अब प्रोसीजर कैसे स्टार्ट हुआ है कि एक बंदा है वो लेटा हुआ, स्पाइन लाइन में लेटा हुआ है और अब हमने इसके पैसिवली हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है. खुद उसने फोर्स नहीं लगाई, हम उसके खुद हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं. उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, वो जो पार्टनर है वो क्या करेगा जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारा क्लाइंट है, पेशेंट है, वो क्या करेगा, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन. सबसे पहले हमने उसका स्ट्रेच कराया हैमस्ट्रिंग का, देन वो क्या करेगा, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करेगा हैमस्ट्रिंग की अगेंस्ट द पार्टनर्स रेजिस्टेंस. जो उसका फिजियोथेरेपिस्ट उसे रेजिस्टेंस, अब पहले उसने स्ट्रेच कराया, अब वो क्या करे, उसके बाद वो एक्टिवली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कुछ ऐसी पोजीशन बनेगी. ठीक है, सबसे पहले आपने उसने, मैं लेजर पॉइंटर ऑन कर लूं, कि उसने सबसे पहले हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करवाया. ठीक है, और अब स्ट्रेच करवा लिया है, अब वो क्या करेगा, ये पेशेंट, उसने रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई की हुई है और अब ये जो पेशेंट है ये क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो फोर्स लगाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा अब एक्टिवली खुद. सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंड होल्ड रिलैक्स. ठीक है, ये इसके अंदर होता है. अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में क्या होगा और होल्ड रिलैक्स में क्या होगा. ठीक है, अब होल्ड रिलैक्स में क्या है, पुटिंग अ मसल इन अ स्ट्रेच्ड पोजीशन एंड होल्डिंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल विदाउट मूविंग
सच एज पुशिंग जेंटली अगेंस्ट द स्ट्रेच विदाउट एक्चुअली मूविंग। होल्ड रिलैक्स में बेसिकली क्या हो रहा है, अब इसमें सबसे पहले हमने देख लिया कि दोनों में दरअसल प्रोसीजर यही फॉलो होना है, ठीक है, इस वजह से एक दफा पहले उन्हें इकट्ठा ब्रीफ कर दिया। अब होल्ड रिलैक्स में क्या हुआ कि एक स्ट्रेच पोजीशन उसने जो है वो ले गया है, जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है वो स्ट्रेच पोजीशन में ले गया है, ठीक है। अब वो क्या करना है, जो पेशेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्टिवली बट मूव नहीं करेगा, विदाउट मूविंग, ठीक है। उसने यहाँ से रेजिस्टेंस अप्लाई की हुई है, ये रेजिस्टेंस अप्लाई की हुई है, और वो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच करने के बाद जो पेशेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बट मूव नहीं होगी उसकी टांग, ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। दिस इज होल्ड रिलैक्स। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग इज आइसोमेट्रिक अगेंस्ट द पार्टनर्स अनमूविंग रेजिस्टेंस, ठीक है। उसकी जो रेजिस्टेंस है वो अप्लाई कर रहा है, वो रेजिस्टेंस ये नहीं है कि रेजिस्टेंस अप्लाई करते करते वो टांग को भी नीचे ले आएगा, नहीं, उधर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। दिस इज होल्ड रिलैक्स, ठीक है। इस लेक्चर को करने के बाद मैं आपको इसके वीडियो भी शेयर कर दूंगी एक देखकर, तो उस लेक्चर को सुनने के बाद आप उसे भी देख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। देन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, अब ये भी वही है, होल्ड रिलैक्स की तरह ही है कि सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल विदाउट मूविंग, अब क्या होगा, मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड वाइल मूविंग। अब जब वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करेगा तो क्या होगा, वो मूव करेगा, और ये कौन सी होगी, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होगी, कि जैसे अगर ये वाली इसकी टांग है, पहले ये वाली तो होल्ड रिलैक्स हो गई, ठीक है। अब वो क्या करे, अब जब ये रेजिस्टेंस लगा रहा है और पेशेंट सबसे पहले पैसिवली स्ट्रेच करवा के, अब वो क्या करे, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वो एक्टिव मूव करे, और मूव किस तरह करे कि उसके आइसोटोनिक वर्क हो रहा है, ठीक है। सो ये वाली कौन सी हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गई। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग इज आइसोटोनिक रिजल्टिंग इन स्लो मूवमेंट ऑफ द लेग इन द डायरेक्शन ऑफ हिप एक्सटेंशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हिप एक्सटेंशन जा रही है, ठीक है। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शन बोथ मेथड्स इन्वॉल्व रिलैक्सेशन ऑफ द हैमस्ट्रिंग। इससे क्या हो जाएगा, दोनों मेथड से हैमस्ट्रिंग की रिलैक्सेशन हो जाएगी and quadriceps, relaxation of hamstring and quadriceps while the hamstrings are passively stretched, ठीक है, while the hamstrings are passively stretched। again उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, following contraction both methods involve relaxation of hamstrings and quadriceps while the hamstrings are passively stretched। अगेन द ड्यूरेशन ऑफ ईच फेज, ठीक है, हम क्या करेंगे उसके बाद, जब भी हम ये वाला एक यानी कि स्ट्रेच करवा के एक दफा उसने एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट किया, ये एक फेज हुआ, उसके बाद हम दूसरा दोबारा रिपीट करेंगे। इसके दरमियान में क्या 5 to 10 सेकेंड का गैप होना चाहिए, ठीक है। ईच फेज इज यूजली 5 to 10 सेकेंड, ठीक है, हर फेज क्या है 5 to 10 सेकेंड का है। और फिर हम सॉरी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर जो ये हम करवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाला ये पीरियड होगा, होल्ड रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाला जो फेज होगा एक, वो 5 to 10 सेकेंड उसकी ड्यूरेशन होगी, ठीक है। फिर हम इसे रिपीट करते हैं सेवरल टाइम्स। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स, ठीक है। दोनों का एक ही तरीका स्टार्ट करने का, सब कुछ एक ही है, लेकिन जब उसने वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करना है तो एक आइसोटोनिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा और एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा। दिस इज होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये एक हमारी टाइप हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटेगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इट इन्वॉल्व्स, इस वाले को हम स्लो रिवर्सल होल्ड रिलैक्स भी कहते हैं, ठीक है, स्लो रिवर्सल होल्ड रिलैक्स भी कहते हैं इसके टेक्निक को हम। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ पैसिव स्ट्रेच ऑफ हैमस्ट्रिंग्स बाय अ पार्टनर followed by active contraction of hamstring against the partner's resistance. Next, the hamstrings are relaxed and quadriceps are contracted as the partner pushes the leg into increasing flexion at the hip, ठीक है, ठीक है। इसमें अब देखें क्या हो रहा है, अब सबसे पहले क्या करना है, पैसिव स्टैटिक स्ट्रेच करवा दिया जाएगा हैमस्ट्रिंग का बाय पार्टनर, वो करवा दिया। अब उसके बाद क्या, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग अगेंस्ट द पार्टनर्स रेजिस्टेंस, वो किया, वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। अब फिर स्टैटिक जो पैसिव स्ट्रेच करवा लिया, उसके बाद जो पेशेंट है वो क्या करेगा, एक्टिवली हैमस्ट्रिंग को पेशेंट के जो पार्टनर का हैंड है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट द हैमस्ट्रिंग्स आर रिलैक्स, इससे क्या हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग रिलैक्स हो जाएंगे। क्वाड्रिसेप्स, फिर क्या होगा, क्वाड्रिसेप की कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एज द पार्टनर पुशेस द लेग इनटू इंक्रीज्ड फ्लेक्शन एट द हिप,
ठीक है। देर इज अ फेज ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन विद द लेग हेल्ड इन द न्यू पोजिशन ऑफ इंक्रीज्ड हिप फ्लेक्शन। ठीक है, फिर उसमें क्या हो जाएगा, इस तरह करने से आपकी एक आहिस्ता, जब आप करते जाते हैं तो आपकी एक न्यू फेज आती जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, जब आपके हैमस्ट्रिंग्स रिलैक्स हो जाएंगे तो क्वाड्रिसेप भी बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हिप की फॉर एग्जांपल अभी 70 डिग्री तक हिप फ्लेक्शन हो रही है, अब वो क्या करेगा, उसकी इस तरह के प्रोसीजर से अब उसकी 80 डिग्री पे हिप की फ्लेक्शन चली गई है। ठीक है, हम स्ट्रेच और रिलैक्स, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं साथ साथ अल्टरनेटिवली। जो इसका एक फेज है, जाहिर बात है वो 5 to 10 पे कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन जो हम इस सीक्वेंस को है रिपीट कितना करेंगे, 4 टाइम्स एटलीस्ट हमें रिपीट करना है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स एंटेगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक। ठीक है, देन एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। दिस प्रोसीजर बिगेन्स विद एक्टिव मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स। अब क्या है, जाहिर बात है जो हिप फ्लेक्शन के एगोनिस्ट कौन है, क्वाड्रिसेप्स हैं, वो आप क्या करेंगे, क्वाड्रिसेप वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टू एक्सटेंड द नी। ठीक है, क्वाड्रिसेप नी पे आपकी फ्लेक्शन करा रहा है और हिप पे आपकी क्या करवा रहा है, नी पे एक्सटेंशन और हिप पे फ्लेक्शन करवा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि क्वाड्रिसेप जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टू एक्सटेंड द नी फॉलोड बाय रिलैक्सेशन एज द पार्टनर मैनुअली सपोर्ट्स द लेग। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप रिलैक्स फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन एज द पार्टनर मैनुअली सपोर्ट्स द लेग इन द पोजीशन एक्टिवली अटेन्ड। ठीक है, उसने क्या किया, एक्टिवली क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट किया, नी को एक्सटेंड किया, लेकिन अब जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, अब वो क्या करेगा, जो उसका ये वाला जो पार्टनर है उसकी जो वो फौरन से वो क्या कर लेगा, उसकी जो टांग है उसे मैनुअली सपोर्ट कर लेगा, हाथों से पकड़ लेगा, उससे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका जो क्वाड्रिसेप है फिर रिलैक्स होगा। एक दफा कॉन्ट्रैक्ट किया, एक दफा रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, नी को एक्सटेंड किया, देन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। क्योंकि जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है, जो आपका पार्टनर है साथ आपको एक्सरसाइज करवा रहा है, वो क्या करेगा, आपकी जो पोजीशन है उसमें जो उसने एक बनाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल उसने नी एक्सटेंड कर लिया, अब उस पोजीशन में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है क्वाड्रिसेप, अब वो फौरन से अपने हाथ से ये पकड़ लेगा, ये वाली पिक्चर तो खैर वो वाली नहीं है, वो फौरन से पकड़ लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स कर लेगा क्वाड्रिसेप। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स, दिस इज एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ये होगी हमारी पीएनएफ स्ट्रेचिंग। अब हम देख लेते हैं कॉमन जॉइंट इंजरीज एंड पैथोलॉजीज। द जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सपोर्ट वेट and are loaded by muscle forces and at the same time provide range of movement for the body। ठीक है, मसल्स जो हमारे जॉइंट है वो क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, उन पे मसल्स फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, वो रेंज ऑफ मोशन आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी बॉडी सेगमेंट्स को मूव करवा रही हैं आपके जॉइंट। ठीक है, हमने देखा ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या होती है, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स क्या होती है, ये सब क्या हो रही होती है, बोन के जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस और बोनी सेगमेंट्स हैं आपके, उसमें ही आपकी मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसमें इंजरीज, जाहिर बात है इंजरीज होती हैं ओवर यूज की वजह से, या नहीं मूवमेंट हो रही तो डिस यूज की वजह से, और इनके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, डिजनरेटिव कंडीशंस हो सकती हैं कि जिसके अंदर से बोन के ऊपर जो कार्टिलेज लगा है वो वियर ऑफ हो रहा है। फिर जब कार्टिलेज जाहिर बात है खत्म हो जाएगा तो बोन टू बोन कॉन्टैक्ट है, कंडीशन और ज्यादा डिटेरियोरेट होगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जॉइंट पैथोलॉजीज या इंजरीज हैं ये, और उनमें से जो कॉमन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रेन्स क्या है, ये लिगामेंट्स में होते हैं। जब लिगामेंट में टियर आ जाता है, ठीक है, उन्हें हम स्प्रेन, लेकिन उसकी भी आगे ग्रेड्स हैं। एक में जो है वो जस्ट सिर्फ स्ट्रेच हुआ है लेकिन टियर नहीं आया। ठीक है, और एक में टियर आया है लेकिन थोड़ा है, एक में क्या है कि सब ज्यादा टियर है, तो इनके ग्रेड्स होते हैं स्प्रेन के। ठीक है, स्प्रेन और इंजरीज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और ट्विस्टिंग ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। जैसे अक्सर हमारा पाँव मुड़ जाता है, ठीक है, एंकल जॉइंट पर स्प्रेन्स मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारे स्प्रेन्स आते हैं वो हमारे एंकल पे आते हैं। ठीक है, और कहाँ की आती हैं, लेटरल साइड के जो लिगामेंट्स होते हैं, क्यों वहां पे ज्यादा स्प्रेन होते हैं, पाँव मुड़ जाता है, अंदर की तरफ मुड़ता है ज्यादा की तरफ पाँव, तो जाहिर बात है सारा लेटरल साइड पे जो आपके लिगामेंट्स हैं वो क्या होते हैं, टियर होने का उनका वो चांसेस ज्यादा है। ठीक है,
इससे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट या ट्विस्ट हुआ है, जाहिर बात है ट्विस्ट ही होती है, वो भी आर्टिकुलेटिंग बोन ट्विस्ट होती है। और आपके क्या हो जाते हैं, जाहिर बात है जब वो ट्विस्ट होगी, लिगामेंट है साइड पे, मसल्स हैं, तो लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच होंगे। अगर आपके विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच हुए हैं तो वापस अपनी वो जगह पे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर बियॉन्ड दियर इलास्टिक लिमिट वो स्ट्रेच हुए हैं तो फिर उन्हें वो खुद से नहीं आते, वो उन्हें सर्जरी के थ्रू वापस उनकी ओरिजिनल शेप में लाया जाता है, ठीक है। सो इट्स रिजल्ट इन स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, क्रॉसिंग अ जॉइंट। लिगामेंट, टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यू जो क्रॉस होती हैं उनके स्प्रेन्स हो जाते हैं। स्प्रेन्स कैन अकर एट एनी जॉइंट बट आर मोस्ट कॉमन एट द एंकल। क्यों लेटरल साइड का जो ज्यादा कॉमन है स्प्रेन, क्योंकि वहां पे लेस लिगामेंटस सपोर्ट ऑन द लेटरल देन ऑन द मीडियल साइड, ठीक है। लेटरल साइड पे आपकी जो एंकल की जो ऐसी उसकी एनेटमी है कि वहां पे लिगामेंट सपोर्ट कम होती है, इसलिए ज्यादा कॉमन उधर से जो है वो ट्विस्ट ज्यादा कॉमन है कि वहां से बोन ट्विस्ट कर जाती है, पाँव अंदर की तरफ आता है, लिगामेंट्स जो लेटरल साइड के हैं उसके ऊपर स्ट्रेन डलेगा, और जाहिर बात है जब वो टीयर आएगा या देखेंगे कौन सी डिग्री का स्प्रेन है तो ज्यादा कॉमन कौन सी होती है, जो आपके लेटरल साइड के, ठीक है। फिर इनकी टाइप्स हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री है वो माइल्ड है, ठीक है। सिम्टम में क्या है, टेंडरनेस हो गई है, हल्की सी स्वेलिंग हो जाएगी, और आपकी जो लॉस ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, और तकरीबन ये 1, 2 या 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका जो ये फर्स्ट डिग्री का स्प्रेन है वो ठीक हो जाता है। देन आ जाती हैं आपके सेकंड डिग्री स्प्रेन्स, ठीक है। उसमें क्या है, डैमेज टू द टिश्यू इज प्रेजेंट एंड देयर इज यूजुअली स्वेलिंग, ब्रूजिंग, ठीक है, ब्रूज बनेगा, उधर स्वेलिंग होगी। जो जिस जगह पे आपका स्प्रेन हुआ है, जिस जगह से आपका लिगामेंट का टीयर हुआ है अंदर से, बेशक आधा हुआ है, कम हुआ है, लेकिन उस जगह पे क्या हो जाएगा, टेंडरनेस। आप हाथ लगाएंगे तो आपको वहां से ऐसे टेंडरनेस उधर फील होगी। मॉडरेट पेन एंड सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, ये आपका सेकंड डिग्री है। अब थर्ड डिग्री क्या है, पार्शियल टू कंप्लीट टियरिंग ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है, पार्शियल टू कंप्लीट, या तो वो पार्शियल या उससे भी ज्यादा, पार्शियल या पार्शियल से, मोस्टली पार्शियल से ज्यादा होता है, वो थर्ड डिग्री स्प्रेन है। इसके अंदर आपकी स्वेलिंग है, पेन है, और टिपिकल जॉइंट इंस्टेबिलिटी है। और ये जो थर्ड डिग्री स्प्रेन होते हैं वो थ्रू सर्जरी ही वो उन्हें ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये आपके स्प्रेन्स हो गए। देन आ जाती हैं आपकी डिसलोकेशंस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स एट अ जॉइंट इज टर्म्ड एज डिसलोकेशन, ठीक है। दीज इंजरीज यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम फॉल्स, ठीक है, जाहिर बात है जब वो आपके फॉल होते हैं, गिरते हैं, तो कभी डिपेंड करता है कि किस तरीके से गिरे हैं। कभी शोल्डर की इंटीरियर डिसलोकेशन हो जाती है, ठीक है, शोल्डर की डिसलोकेशन हो जाती है, हिप की डिसलोकेशन हो जाती है। हिप की डिसलोकेशन इतनी आसानी से नहीं होती क्योंकि एस्टेब्युलम जो है, एस्टेब्युलर कैविटी वो डीप होती है और उसके अंदर फीमर हेड पूरा का पूरा उसके अंदर घूम रहा होता है, तो कोई बहुत स्वेयर फोर्स है कि तब उसकी जाके डिसलोकेशन होती है। और उसकी जो डिसलोकेशन है वो नेक, फीमर की जो नेक के फ्रैक्चर मोस्टली साथ आ रहा होता है उसके, ठीक है, फ्रैक्चर भी आ रहा होता है। सो कॉमन साइट्स फॉर डिसलोकेशन इंक्लूड शोल्डर, ठीक है, फिंगर्स, और शोल्डर में इंटीरियर डिसलोकेशन बहुत कॉमन है। सॉरी ये पता नहीं कैसे बीच में गैप आ रहा है कुछ कुछ चीज़ों के, ये जिस तरह फ्लेक्शन में भी कुछ जगह पे गैप आ रहा है। फिंगर्स, नीज, एल्बो और जॉ की डिसलोकेशन, ठीक है, डिसलोकेशन जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है आपका। सिम्टम्स इसके क्या है, विजिबल जॉइंट डिफॉर्मिटी, इंटेंस पेन, बहुत पेन होगा, स्वेलिंग होगी, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी उस जगह पर, सम लॉस ऑफ जॉइंट मूवमेंट जो कैपेबिलिटी, जाहिर बात है डिसलोकेशन है तो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन तो लॉस होगा उसका। अ डिसलोकेटेड जॉइंट में रिजल्ट इन डैमेज टू, अब जाहिर बात है एक जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपका हम देख लेते हैं शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हुआ, इंटीरियर डिसलोकेशन है, तो जो आगे आपके लिगामेंट्स लगे हुए हैं जाहिर बात है वो डिसलोकेट होगा, ऐसे आपकी बोन क्या है बाहर निकल आई है, एसिटेबुलर जो आपकी ग्लिनॉइड कैविटी उससे बाहर ऐसे करके आ गई है, तो जो आगे लिगामेंट्स है उन पे कितना स्ट्रेच डलेगा, तो जाहिर बात है आपकी जो आगे नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डैमेज होंगी, और जो आपके लिगामेंट्स मसल्स आगे उससे सराउंड किया है वो भी डैमेज होंगे, ठीक है, उस पर भी जाहिर बात है उन पे भी डैमेज आएगा। सो स्लाइट डैमेज आएगा या मॉडरेट टू स्वेयर डैमेज आएगा, ये डिपेंड करता है कि डिसलोकेशन कितनी स्वेयर है, ठीक है। डिसलोकेशन स्वेयर की तो डिसलोकेशन तो चाहे अगर डिसलोकेशन तो ये कि जॉइंट आपका बाहर निकल आया, आपके जॉइंट सही तरीके डिसलोकेट हो गई है बोन, ठीक है, एक दूसरी जो बोन के साथ उसकी सरफेस बन रही होती है आर्टिकुलर वो नहीं है अब वो डिसलोकेट हो गई है, ठीक है। सो दिस इज डिसलोकेशन।
देन हम देख लेते हैं बर्साइटस है द बरसा। बेसिकली पहले देखेंगे कि बरसास क्या होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि आपको मैंने बकायदा दिखाया था ये बरसास की पिक्चर में दिखाया था, ठीक है। द बरसास आर सैक्स फिल्ड विथ फ्लूइड्स दैट फंक्शन टू कुशन पॉइंट्स वेयर मसल्स और टेंडन स्लाइड ओवर बोन। जिस तरह पटेला का मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। जब मसल और टेंडन बोन के ऊपर स्लाइड कर होती है तो उनके दरमियान में कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि बरसा होता है, ठीक है। वो बरसा अब क्या होता है, ओवर यूज है। कोई रनिंग जिस तरह कर रहे हैं, जो एक एथलीट्स हैं, उनका काम है कि दौड़ना है, ठीक है। तो फिर उनके जो बरसाज हैं, जैसे कि जो हमने पटेला वाला देखा था, वो क्या हो जाते हैं, वो बार बार ओवर यूज की वजह से क्या हो जाते हैं, उनमें बरसाइटस हो जाती है, उन बरसा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ अ बरसा मूवमेंट अराउंड द अफेक्टेड एरिया बिकम्स पेनफुल विद मोर मूवमेंट इंक्रीजिंग। और जो और मूवमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगी और प्रॉब्लम बढ़ेगी, दर्द ज्यादा बढ़ेगा। बरसाइटिस कैन बी कॉज्ड बाय ओवर यूज टाइप, ठीक है। रिपीटेटिव वर्क है, जैसे रनिंग कर रहे हैं। माइनर इम्पैक्ट्स ऑन द एरिया और फ्रॉम एक्यूट इंजरीज, ठीक है। कोई एक्यूट इंजरी, कोई ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से भी जाहिर बात है, अगर कोई, जैसे मैंने आपको बताया था सुपरा पटेलर बरसा है, ठीक है, फिर प्री पटेलर बरसा है, तो वो बार बार ओवर यूज की वजह से क्या हो जाता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसके ट्रीटमेंट क्या होता है कि रेस्ट आइस, ठीक है, आइसिंग की जाती है उस जगह की, ठीक है, रेस्ट और आइसिंग की जाती है, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस। ये हम आप जब आगे फार्माकोलॉजी अपनी पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे एनसिड्स दी जाती हैं इन्हें, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो दी जाती हैं। सो रेस्ट आइस ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। देन आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस इज अ पैथोलॉजी इन्वॉल्विंग जॉइंट इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर क्या है, पेन और स्वेलिंग, ठीक है। और ये जाहिर बात है, जब इंसान की एज बढ़ती जाती है तो बोन के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो आर्थराइटिस आफ्टर 45 जो है वो आपकी बोनी चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। सो र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, इसमें हम वो अलहदा चीज़ है, ओस्टियो आर्थराइटिस अलहदा चीज़ है, ठीक है। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है। सनोवियल फ्लूइड की इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। सनोवियल फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद क्या हो जाता है, आपकी जो बोन है वो इरोजन उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आपके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बोन की डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाती हैं। जो कार्टिलेज है वो एक दूसरे के साथ रगड़ खा खा के क्या हो जाता है, बोन के ऊपर जो कार्टिलेज रखा हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है और एट द एंड क्या हो जाता है, वो खत्म जब हो जाता है तो फिर क्या है, बोन और बोन का डायरेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल नी जॉइंट है, फ्लेक्सियन एक्सटेंशन कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है, अब बोन का बोन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, और जब बोन का बोन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, जाहिर बात है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बोन के सरफेसिस के ऊपर, तो बोन की क्या हो जाती है, स्पर बन जाती है, उनकी नोकें निकल आती हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन जाती हैं। और जब वो जाहिर बात है आपकी रेंज ऑफ मोशन को कम करते हैं, जॉइंट के ऊपर जब कोई चीज ऑस्टियोफाइट्स निकले हुए, बोन के स्पर्स निकले हुए, ठीक है, जाहिर बात है वो घिस घिस के एक दूसरे के साथ बोन जो है वो इरेगुलर सी सरफेस हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाती हैं, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। सो इस तरह करके ये चीजें चलती हैं आगे। Rheumatoid arthritis, the most debilitating and painful form of arthritis is rheumatoid arthritis, autoimmune disorder that involves the body's immune system, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, आपकी दरअसल ना जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी के खिलाफ एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एक उनके खिलाफ जो आपकी इम्यून सिस्टम है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, कुव्वत मुदाफियत को ही सही काम नहीं करने देती, ठीक है। तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये आप वक्त के साथ साथ इसकी प्रोग्रेस हो रही होती है उसे कम तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस किसी को हुआ है तो ये है कि 15 साल उसकी डिजीज को हम डिले कर सकते हैं दवाइयों के थ्रू कि वो, लेकिन वो ये नहीं है कि वो जड़ से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दवाइयों के साथ सिर्फ उससे हम प्रोग्रेशन जो है उसकी स्लो कर सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके दर्द में कमी आ जाए लेकिन वो रूमेटाइड आर्थराइटिस को खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी एपिसोड्स आती हैं कि वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है,
इसका दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस खत्म नहीं होता, ठीक है। फिर दोबारा एक उसका एपिसोड आएगा जिसमें दोबारा आ जाएगा रूमेटाइड आर्थराइटिस, फिर उसे दवाइयों के थ्रू, तो दवाइयां चलती रहेंगी इसकी, ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस की। सो देर इज इट इज मोर कॉमन इन एडल्ट। और एक इसकी फॉर्म होती है जुवेनाइल रूमेटाइड आर्थराइटिस, जो कि टीन एजेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 इयर्स या उससे भी कम में ये स्टार्ट होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, उसे कहते हैं जुवेनाइल रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन्फ्लेमेशन है एंड थिकनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ अब पहले क्या हो जाएगी, उसमें थिकनिंग हो जाएगी साइनोवियल मेम्ब्रेन की, फिर उसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज का जाहिर बात है ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड है हमारे आर्टिकुलर जो बोन हमारी है, ठीक है, आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, उनके इर्द गिर्द क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और इसी साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जॉइंट को नरिशमेंट मिल रही है, ठीक है। ये जो मूवमेंट करें वो उसी की वजह से स्मूथ है। तो क्या होती है, जब वो थिक हो जाएगा, जाहिर बात है आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या हो जाएगा, उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्टिंग इन लिमिटेशन ऑफ मोशन कम हो जाएगा, और ऑसिफिकेशन और फ्यूजन ऑफ आर्टिकुलर बोन्स। फिर क्या हो जाती है, जाहिर बात है मोशन कम हो जाएगा तो जॉइंट में एडिजन्स बन जाएंगी, ठीक है। वो जॉइंट आपस में क्या हो जाते हैं, एक ऐसा फिर फेज आता है कि वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर ऑसिफिकेशन उनके अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर ऐसी डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं, जिस तरह वो हाथों में ऐसे टेढ़े मेढ़े से हाथ होते हैं, उसमें हम देखते हैं, या हम आगे पढ़ेंगे कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है, जिसे हम गंठिया कहते हैं। बेसिकली दिस इज रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या है, डिजेनरेटिव डिजीज है, जो अर्ली स्टेजेस में जब ये डिसऑर्डर होता है तो क्या होता है, जॉइंट कार्टिलेज लूजेस इट्स स्मूथ अपीयरेंस एंड बिकम्स रफ एंड इरेगुलर। अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है, सबसे पहले रफ होता जाता है, देन वियर अवे हो जाता है, लीविंग द आर्टिकुलर बोन सरफेसेस बेयर। अब वो क्या हो जाती है, ऊपर से पूरा खत्म हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब बोन टू बोन जब कांटेक्ट होगा, ठीक है, तो सब कॉन्ड्रल बोन, ये जो कार्टिलेज के नीचे है, ठीक है, सब कॉन्ड्रल बोन, उसकी क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी। जाहिर बात है जब एक चीज को हम एक दूसरे के घिसती रहती है ना, तो वो उसकी सरफेस अजीब सी हो जाती है, उसके ऊपर वाली सरफेस की थिकनिंग सी हो जाती है, ठीक है, और ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे, बोन स्पर्स बन जाएंगे। तो ये इसके फीचर्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। इसकी क्या है, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेंज ऑफ मोशन की डिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। जाहिर बात है जब बोन स्पर्स बन गए हैं, नोके बन गई हैं बोन्स की, ऑस्टियोफाइट्स बन गए, तो आपके क्या हो जाएगा, आपके मसल में एक तो वो भी आप पेन भी, मस्कुलर पेन भी होगा, ज्वाइंट का पेन अलहदा होगा, देन रेंज ऑफ मोशन भी कम होगी, ज्वाइंट की स्टिफनेस होगी, और जाहिर बात है जब मूवमेंट होगी नहीं तो ज्वाइंट स्टिफ होता जाएगा, उसकी रेंज ऑफ मोशन कम होती जाएगी, और क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बिल्कुल ही एक वक्त आता है कि खत्म हो जाती है इंसान की, फिर वो कहते हैं हमारे घुटने जुड़ गए हैं, वो बेसिकली ये सब कुछ हो रहा होता है। अगर हम ये देखें, ये इसमें दिखाया हुआ कि ये नॉर्मल जॉइंट है, ठीक है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये देखें, अब कार्टिलेज खत्म हो गया और बोन से कांटेक्ट हो रही है, और ये देखें हल्का सा ये जो ऐसे करके नोक्स, ये आपके क्या बन जाते हैं, ऑस्टियो, ये देखें ऐसे करके जब बोन आपस में कांटेक्ट होती है, बार बार रगड़ खाती है, तो ऐसे बोन स्पर्स, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो रिमेटाइड आर्थराइटिस है, बोन इरोजन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये देखें इन्फ्लेमेशन हुई है साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड की, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया। So this is the end of your lecture and your chapter 2. Okay class, thank you.